कहते हैं कि भाजपा गांव बेल्ट यानी गौ पूजकों के क्षेत्रों की पार्टी है, अर्थात उत्तर भारत के कुछ क्षेत्रों तक ही सीमित है। परंतु अब इस पार्टी ने सिद्ध कर दिया है कि इसके लिए विचारधारा और संस्कृति कितनी महत्वपूर्ण है और इसकी पूर्ति हेतु वह किसी भी सीमा को लांघने को तैयार है। आज यूपी, एमपी, हिमाचल, गुजरात और महाराष्ट्र के अतिरिक्त अब भाजपा पूर्वोत्तर में भी गढ़ स्थापित कर चुकी है और अब दक्षिण भारत में भी ऐसे ही अभेद्य दुर्ग बनाना चाहती है, जिसका साक्षी होगा तेलंगाना। नमस्कार, स्वागत है आपका टीएफआई पर, जो है देश का सबसे विश्वसनीय अल्टरनेट न्यूज मीडिया पोर्टल। और मैं अनिमेश पांडे आपको परिचित कराऊंगा कि कैसे भाजपा इस बार तेलंगाना में केवल प्रतिस्पर्धा पेश ही नहीं करेगी, अपितु भारी बहुमत से विजयी होगी, क्योंकि उसकी रणनीति दमदार और असरदार जो है। इससे पूर्व कि हम आगे बढ़े, यदि आपको हमारे विचार पसंद आए तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर सकते हैं एवं आप हमारे चैनल और फेसबुक पेज को अवश्य सब्सक्राइब करें। चुनाव का उत्सव शीघ्र ही आरंभ होने वाला है और भाजपा की दृष्टि अब दक्षिण भारत में भी विस्तार करने की ओर होगी। कहने को कर्नाटक में भाजपा की सरकार है, परंतु वह उससे आगे कभी बढ़ ही नहीं पाई। अब केरल और तमिलनाडु में भाजपा की आधारशिला उतनी सुदृढ़ नहीं और आंध्र प्रदेश में कभी जगन तो कभी चंद्रबाबू नायडू के सहारे रहना पड़ता। परंतु एक राज्य भाजपा के भाग्य को रसातल से शिखर की ओर ले जा सकता है और वह है तेलंगाना। तेलंगाना वो क्षेत्र है जिसका राजनीतिक, सांस्कृतिक और आर्थिक महत्व है और ऐसे में भाजपा इसे अपने हाथ से बिल्कुल जाने नहीं देगा। केसीआर जैसे हठी अवसरवादी शासक के कारण जब आंध्र प्रदेश का 2014 में विभाजन हुआ तो तेलंगाना का निर्माण हुआ, परंतु तुष्टीकरण और सत्ता में बने रहने की जिद में जब चंद्रशेखर राव ने एक बने बनाए राज्य का बंटाधार करने में कोई प्रयास अधूरा नहीं छोड़ा, ये जानते हुए भी कि यहां अवसरों की कोई कमी नहीं है। ये वही तेलंगाना है जो कभी स्वतंत्रता से पूर्व हैदराबाद प्रांत का केंद्र हुआ करता था, जहां पर निजाम शाही की सत्ता का शासन व्याप्त था। कई वर्षों तक तेलंगाना की राजनीति और बिहार की राजनीति में कोई विशेष अंतर नहीं था, क्योंकि जनता के सामने विकल्पों की भारी कमी थी और कोई भी इस राज्य के उद्धार के लिए आगे नहीं आना चाहता था। एक ओर थी सत्ताधारी टीआरएस तो दूसरी ओर थी अवसरवादी कांग्रेस, जिनके लिए केवल सत्ता ही सर्वोपरि थी। परंतु यहीं पर भारतीय जनता पार्टी ने सोचा क्यों ना कुछ अलग ट्राई किया जाए। प्रारंभ में एक विधायक तक सीमित रहने वाली इस पार्टी ने अपनी रणनीति में व्यापक बदलाव किया और पूर्वोत्तर की भांति साम दाम दंड भेद की रणनीति अपनाते हुए तेलंगाना में संस्कृति और राजनीति के प्रचुर मिश्रण को बढ़ावा देना प्रारंभ किया, जिसे लोग आज मंडल कमंडल की राजनीति कहकर बदनाम करते हैं। उस उत्सव की राजनीति यानी संस्कृति का उत्सव, तुष्टीकरण का विरोध एवं आर्थिक उपलब्धियों का प्रचार प्रसार इत्यादि को भाजपा ने जमकर बढ़ावा दिया। परिणाम 2019 में असंभव को संभव करते हुए लोकसभा चुनाव में भाजपा ने जी किशन रेड्डी के नेतृत्व में 17 सीट में से 4 लोकसभा सीट में विजय प्राप्त की। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। ये तो कुछ भी नहीं है। कहने को विपक्षी पार्टी कांग्रेस है, परंतु वास्तविक विपक्ष कौन है इसकी पुष्टि 2020 में ही हो चुकी थी। तेलंगाना की राजनीति हैदराबाद के अति महत्वपूर्ण जीएचएमसी चुनावों में बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए भाजपा ने 49 सीटों पर जीत दर्ज की, जिसमें भाजपा के सर्वोच्च नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत गृह मंत्री अमित शाह की महत्वपूर्ण भूमिका थी। परंतु सबसे बड़ी भूमिका तेलंगाना के तत्कालीन भाजपा अध्यक्ष बांडी संजय कुमार की भी थी। प्रारंभ में भाजपा को हल्के में लिया जा रहा था। तेलंगाना के नेता और मुख्यमंत्री केसीआर समेत हैदराबादी सांसद असदुद्दीन ओवैसी और उनकी पार्टी एआईएमआईएम के नेता बीजेपी का मजाक बना रहे थे, परंतु संजय कुमार ने सभी को नजरअंदाज करते हुए जमीनी स्तर पर अपना काम जारी रखा और परिणाम सबके सामने थे। परंतु बात यहीं तक सीमित नहीं रही। तेलंगाना दक्षिण भारत, विशेषकर कर्नाटका एवं आंध्र में एक पुल का कार्य करती है और उस पुल की लाइफलाइन है सिनेमा, तेलुगु सिनेमा। इस बात को भाजपा से बेहतर कोई नहीं जानता। शायद इसीलिए इस दौरान अगस्त में हाल ही में उन्होंने दुनिया की सबसे बड़ी फिल्म सिटी यानी रामोजी फिल्म सिटी का दौरा कर इसके प्रणेता रामोजी राव से मुलाकात की। इसके अतिरिक्त
अमित शाह ने यहां सुपरस्टार जूनियर एनटीआर से भी मुलाकात की, जिसकी चर्चा राष्ट्रीय राजनीति में बहुत अधिक हुई। यह बात किसी से छुपी नहीं है कि तेलंगाना की राजनीति में जूनियर एनटीआर का अभी कोई दखल नहीं है, परंतु राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में देखें तो यह नाम उथल पुथल मचाने के लिए पर्याप्त है। अमित शाह ने जूनियर एनटीआर से मुलाकात की और उनकी जमकर तारीफ भी की। गृह मंत्री ने ट्वीट कर लिखा, यहां हैदराबाद में एक बहुत ही प्रतिभाशाली अभिनेता और तेलुगु सिनेमा के रत्न जूनियर एनटीआर के साथ बातचीत हुई। इस एक ट्वीट से अमित शाह ने जूनियर एनटीआर के साथ अपनी तस्वीरें भी शेयर की। बुद्धि बहुत तेज है तुम्हारी। जूनियर एनटीआर जहां फिल्म जगत में आरआरआर जैसी फिल्मों के चलते अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त कर चुके हैं और अपने करियर के पीक पर है, तो ऐसा तो है नहीं कि वे राजनीति से खास जुड़ाव ना रखे, बल्कि असल खेल तो उनके दादा सीनियर एनटीआर का था, जिन्होंने राज्य की राजनीति में तेलंगाना के अलग होने से पूर्व आंध्र पर एक छत्र राज किया। एनटीआर का राजनीति से कोई ताल्लुक नहीं था, लेकिन जब उन्होंने राजनीति में कदम रखा तो राज्य में कांग्रेस जैसे पार्टी को नाको चने चबवा दिए थे। ऐसे में भाजपा के लिए अमित शाह का जूनियर एनटीआर से मिलना एक एक्स फैक्टर हो सकता है। भले ही जूनियर एनटीआर राजनीति में ना आए, लेकिन उनका फिल्मी भविष्य सुनहरा माना जा रहा है। भाजपा तेलंगाना में फिलहाल अपने राजनीतिक प्रसार में जुटी है। महत्वपूर्ण बात यह है कि भले ही सीटों में पार्टी अभी पीछे हो, परंतु मुख्यमंत्री केसीआर ये जानते हैं कि भाजपा अब राज्य में मुख्य विपक्षी दल की भूमिका में आ चुकी है। यही कारण है कि केसीआर आए दिन प्रधानमंत्री और मोदी समेत बीजेपी के केंद्रीय धड़े पर हमलावर रहते हैं। उस पे सोने पे सुहागा किया उनके सुपुत्र केटीआर ने, जिन्होंने कुछ समय पूर्व यह आरोप लगाया कि द कश्मीर फाइल्स, आदि पुरुष जैसी फिल्में केवल भाजपा के हित में बनाई जा रही हैं। ऐसे में कहना गलत नहीं होगा कि भाजपा की तेलंगाना रणनीति न केवल धारदार है अपितु असरदार भी, और इस बार यदि उन्हें प्रचंड बहुमत नहीं तो तेलंगाना में सरकार बनाने के लिए आवश्यक अंक दिलाने हेतु पर्याप्त नंबर अवश्य मिलेंगे, जिसमें विशेष कृपा तो केसीआर और उनके परिवार की ही होगी।